ये बताइए कि अचानक से परिसीमन को आपने क्यों उठा लिया? देखिए, परिसीमन अचानक से नहीं उठाया गया है। परिसीमन पे तो चर्चा पिछले 50 साल पुरानी है, 50 सालों से इस पे रोक लगाई गई है। लेकिन ये इस समय इसकी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अप्रैल में इसकी अवधि समाप्त होने वाली है, अप्रैल राइट। 26 में। और अगर अप्रैल 26 में पिछली बार की तरह अगर इसके परिसीमन पे रोक को और बढ़ा दिया जाता है, तो ये सीधे 2051 तक पहुँच जाती है। तो हमारा मुख्य मुद्दा इस बात को लेकर के है कि परिसीमन पे लगी हुई रोक को अब नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आप आंदोलन चला रहे हैं परिसीमन को लेकर के। आप मुझे बताइए कि परिसीमन आम युवाओं को आप समझाइए कि परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, परिसीमन बहुत एक आसान सी चीज़ है कि जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमने अब एक अपना संविधान अपनाया और उस संविधान में हमने एक प्रोविज़न किया कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी संख्या किस तरह से निर्धारित करी जाएगी। तो उस आधार पर ये तय किया गया कि हर 10 साल बाद जब जनगणना के आंकड़े आएँगे, उसी के आधार पर हम परिसीमन करेंगे और उसी परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और एक बहुत ही संवैधानिक प्रक्रिया थी और उसके लिए संविधान के मूल में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 82 और 170 का प्रोविज़न है जो लोकसभा और विधानसभा को डिवाइड करता है कि किस तरह से परिसीमन होगा। और इसी के आधार पर अपने देश में लगातार 3 बार परिसीमन हुए आज़ादी के बाद से 52 में, 62 में और 72 में, और सीटें उसी तरह से बढ़ी। लेकिन उसके बाद ऐसा अप्रत्याशित क्या हो गया, इस देश की राजनीति को क्या हो गया कि जिनको संविधान के ये 2 अनुच्छेद खटकने लगे और उस पे इमरजेंसी के दौरान एक सरकार होती है जो उस पे रोक लगा देती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होता है कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन का क्या संबंध था? परिसीमन पे रोक लगाने के लिए संसद चल रही होती या सरकार सुचारू रूप से चल रही होती, तब तो माना जा सकता है कि आप उस पे रोक लगाते हैं, उस पे चर्चा होती है तो बात बनती है। लेकिन जिस समय देश में इमरजेंसी लगी हो और उस इमरजेंसी के समय में अगर परिसीमन पे रोक लगाई जाती है, तो एक राजनीतिक साजिश के सिवा और क्या हो सकता है? देखिए, इसको कम शब्दों में अगर समझें कि जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसलिए हम एमपी एमएलए चूज करते हैं। तो कितने संख्या पे एक एमपी होना चाहिए? 10 पे, 20 पे, 100 पे? तो एक लोकसभा में एक मोटा मोटी अंदाजा आप ये समझिए कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही कि प्रधानमंत्री मोदी वो सीटें इतना ज्यादा बनवा लिए हैं लोकसभा नई बिल्डिंग में। इतने बड़े पार्लियामेंट का करेंगे क्या? इतने बड़े पार्लियामेंट का होगा क्या? तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो परिसीमन करना चाह रही है, सीटें बढ़ाना चाह रही है। सीटें बढ़ेगी तो इस मुद्दे पे हम आएंगे, आपसे पूछेंगे कि किसकी सीटें बढ़नी चाहिए, कौन उसमें होना चाहिए, क्या यही लोग आएंगे या कोई नए लोगों को उसमें नया कोई प्रावधान क्रिएट होगा। तो एक बेसिक चीज कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या, विधानसभा में भी विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो मसला ये है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कंट्रोवर्सी की बात की, अभी लेटेस्ट जो परिसीमन हुआ वो जेएनके में हुआ और सारे लोग तलवार लेकर के आ गए बाहर कि भाई क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो लोग संविधान को लेकर के घूमते हैं पॉकेट में लेकर के, नाम बताइए ना, राहुल गांधी को कि वो हर चीज में दिखाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ट्रू डेमोक्रेसी वही है जहां ज्यादा से ज्यादा जनता को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। नहीं, देखिए, यही तो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की या हम बात करते हैं तो संविधान की, तो ये सब कुछ तो संवैधानिक है। राइट। इसको गैर संवैधानिक करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? जब हम 72 तक सही तरीके से चल रहे थे तो एकाएक ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी इस देश में कि जिसके आधार पर हमने परिसीमन पर रोक लगा दी। और सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज़ तो ये है कि परिसीमन का जो आधार दिया गया है उसको ये कह करके रोक लगाई गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो क्या देश की जनसंख्या नियंत्रित हो गई? जनसंख्या तो और ताबड़तोड़ दुनिया के सबसे बड़ा यही देश हो गए हम लोग। मैं यही कह रहा हूं ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सरकार ये ऐसा प्रोविजन लाती है कि नहीं, सीटों के परिसीमन पे आप रोक लगा दीजिए और इससे जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। और 50 साल बाद अगर हम आज यहाँ आकर के देखते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित हो गई, अगर उनकी बातें मान ली गई तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप आम आदमी के रिप्रेजेंटेशन को नहीं चाहते थे,
क्योंकि हर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं। सीटें बढ़ने का फायदा ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो जनता की आवाज़ संसद तक आती है, विधानसभा तक आती है। यही लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र की यही एक परंपरा है कि जनता द्वारा चुने हुए सदस्य जनता की बात को वहाँ पर रखते हैं। अब अगर मैं उस थोड़ा सा तकनीकी शब्द में बात करूं तो 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसका तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। क्योंकि आज भी जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, जो उस समय लगभग 54 करोड़ थी। तो 90 करोड़ लोग उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो तो इस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं हुए, क्योंकि उनका तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं। तो इतनी बड़ी चूक जो ये देश पूरे दुनिया में ये डंका पीट रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसकी 90 करोड़ आबादी लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं है। तकनीकी तौर पे तो यही होता है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं हुआ, उनकी संख्या बढ़ाई ही नहीं गई, तो कैसे हम मान लेते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन है। और ये जरूरी इसलिए भी है, आप इस बात को समझिए कि नेता चुना जाता है जनता के द्वारा, एक सांसद, और मैं कई सारे दर्जनों लोकसभा जो है हमने चुनाव को देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, कई को कवर भी किया है। टिकट की उम्मीदवारी के बाद कोई भी नेता अपने पूरे कंस्टिट्यूंसी के हर इलाके में जा भी नहीं सकता। वो कैंपेन आप तो छोड़ दीजिए, उनसे बात करना, मिलना, हाथ धुलाते हैं जो है ना ये लोग गाड़ी पे घूमते हुए, उसमें भी वो कवर नहीं हो पाता। लेकिन हम उनको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। खैर, लेकिन सर आपने एक राजनीतिक साजिश की बात की थी, उस पर मैं आती हूँ। नो डाउट जिसकी साजिश है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्यों लगता है आपको कि ये लोग रोकना चाहते हैं? इसके पीछे आपको क्या एजेंडा नजर आता है? क्या परिवारवाद का मुद्दा दिखता है कि नए लोगों को बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको मौका नहीं मिलता, इस वजह से ये लोग इसे रोकना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे यही है कि हम लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं, और वो एक इसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। आप 1976 से पहले जाकर के अगर देखेंगे तो कोई भी परिवारवादी नेता नहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही 1976 को आप पार करते हैं, आज आप देखेंगे तीसरी जनरेशन के लोग देश की राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। ऐसा नहीं है, वो उनका बोलबाला है, उनका वर्चस्व है। आज आप अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो अगर आप 30 साल से कम सांसदों की संख्या निकालेंगे, एक भी सांसद आम परिवार से नहीं होगा। सारे सांसद किसी परिवारवादी व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख के लड़के हैं। तो ये इसी साजिश का हिस्सा है। और मैं जो मेरी आशंका बार बार हो रही है कि अगर इसको 25 साल और आगे कर दिया जाएगा तो 50 साल बाद, अगर 2051 की हम बात कर रहे हैं, जब हम 75 साल पार कर जाएंगे लिमिटेशन पे रोक के बाद, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई आम आदमी के बीच का व्यक्ति जो होगा वो लोकतंत्र में किसी सांसद, विधायक या किसी पद पर रहेगा। तो राजतंत्र और प्रजातंत्र का फर्क तो यही है। अगर पहले भी तो हमारे देश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, राजा के लड़के राजा बन जाते थे, तो उसमें लोकतंत्र की क्या बात है? आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यही कर रहे हैं, क्योंकि हमको चुनने का ही मौका आप नहीं दे रहे हैं। जब हमको 2 लोगों में से सेलेक्ट करना है तो वो 2 लोग कौन होते हैं? वो जो हमको ऑप्शन दिया जाता है वही होता है। और एक चीज़ मैं और बहुत महत्वपूर्ण बात करूँगा कि जो अभी वर्तमान में बहुत तेज़ी से चल रहा है, दलित की बात बहुत देश में उठाई जा रही है, और राजनीति में सिर्फ SC ST को रिजर्वेशन प्राप्त है। डिलिमिटेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? SC ST को हुआ, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन होती तो उनकी तो रिजर्व सीटें बढ़ती और संख्या बढ़ जाएगी, उनकी संख्या बढ़ती। लेकिन उस पर रोक लगाने का आधार क्या था? अगर आज मैं वर्तमान की बात करें, जिस आधार पर हम अगर 1971 में जो 72 में परिसीमन हुआ था, उस आधार पर 10 लाख के संख्या पर एक सांसद हमारे होते थे। उस हिसाब से आज के डेट में हमारे पास 1400 से ज़्यादा सांसद होते, तो उसमें SC ST सांसदों का अनुपात कितना होता? बहुत ज़्यादा होता, अभी से बिल्कुल डबल हो गया होता, ट्रिपल हो जाता। हाँ, ट्रिपल हो जाता, ट्रिपल हो जाता। तो उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किसने किया? जो आज की बात, दलित की बात होती है, आज के डेट में आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी की बहुत चर्चा होती है। तो क्या जो अनुच्छेद 82 था या 170 था, उसको किसने बनाया था? उन्होंने ही तो बनाया था। उसको खत्म करके उस पर रोक लगा करके हम बात करते हैं कि हम दलित चिंतक हैं, और बाकी लोगों को तो मैं छोड़ देता हूँ। केवल इन्हीं को रिजर्वेशन प्राप्त है, तो इनकी सीटों को क्यों मारा गया? इनकी सीटों को बढ़ने नहीं दिया गया, तो उनका रिप्रेजेंटेशन घटता है।
और हम आज बात कर रहे हैं संविधान लेकर घूमते हैं, हम बात करते हैं कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है, हम पूछते हैं कि सेक्रेटरी कितने, अरे हम सांसद को नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो सेक्रेटरी तो एक परीक्षा के द्वारा लोग चुन करके आते हैं और उसके बाद से प्रमोशन से पहुंचते हैं। यहाँ तो सीधे सीटें रिजर्व हैं, अगर वो सीटें उनको मिल जाती तो क्या आज दलित उत्थान नहीं होता? आज 3 गुना उनकी संख्या होती और केवल ये बात लोकसभा की नहीं हो रही है, विधानसभा में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इससे कितना परिवर्तन होता? इस 50 साल में जितने भी चीज़ों को आप देख लीजिए, देश की राजनीति में जितनी घटनाएं हुई, उसके एक केवल ये घटना नहीं है, आप आर्थिक रूप से भी देख लीजिए कि भारत की तरक्की उसके पहले कितनी तेज़ी से थी, उसके बाद कितनी हुई। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप 76 से पहले जा कर के देख लीजिए कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ हो तो बताइए। क्योंकि हमने जो प्रतियोगिता थी, जो कंपटीशन था राजनीति को, उसको खत्म कर दिया, उसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया, उसको हम लोगों तक नहीं और पहुंचे। उसका असर ये हुआ कि जो लोग जितने ताकतवर थे वो और ताकतवर होते गए और उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली, एक क्षेत्र बना लिया। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है कि इनका इस क्षेत्र में दबदबा है, यहाँ के बाहुबली हैं, तो इससे क्या फर्क मतलब होता है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। कुछ लोग हैं गिनती के जिनको ही आपको सेलेक्ट करना है। अब परिसीमन में जनसंख्या भी बढ़ती है और क्षेत्र भी बदलता है, वो क्षेत्र भी छोटा होता है, क्षेत्र छोटा होता है, प्लस उसके एरिया जब बदले जाते हैं। मैंने क्या कहा कि जब संविधान देश का बनाया गया तो जिन लोगों ने इसको बनाया था उसको उन्होंने बहुत बारीकी से समझा था और इसका यही इम्पैक्ट था कि जब सीटें बढ़ेंगी और बदलेंगी तो कंपटीशन होगा और कंपटीशन हमेशा इस बात को दर्शाता है कि इसमें क्वालिटी निकल कर अच्छे लोग आएंगे।